नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी होगी इतिहास में, जो है इतिहास में अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण से इस क्लास की होगी शुरुआत। और उसमें कुछ हम सल्तनत काल में भी थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे, फिर आगे आगे हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। ठीक, अब देखिए, अगर हाँ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए चलेंगे क्लास पे। देखिए, क्या है कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो देखिए, अरबों की बात अब आती है तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरबों ने सफल आक्रमण किया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में तो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में कासिम ने क्या किया? सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, सिंध पर आक्रमण कर देता है 712 ईस्वी में। ठीक, तो होता क्या है कि अरब आक्रमण के समय ये अरबी ही था। मोहम्मद बिन कासिम जो है जब सिंध पर आक्रमण करता है तो वहां का राजा कौन रहता है? वहां का राजा कौन रहता है? दाहिर। दाहिर का शासन रहता है। किस पे? दाहिर का शासन रहता है सिंध पर। ठीक है, ये हिंदू राजा है। ठीक है, ये कौन सा है? ये हिंदू राजा है दाहिर। ठीक है, जब सिंध पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम तो वहां का राजा होता है दाहिर। तो दोनों में होता है युद्ध। ठीक है, दोनों में होता है युद्ध। तो दाहिर जो है, दाहिर हो जाता है पराजित। ठीक, दाहिर हो जाता है पराजित और मोहम्मद बिन कासिम की हो जाती है विजय। कौन विजयी? विजयी होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम होता है, विजयी हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो और एक बात है, जब सिंध विजय के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, इसने सबसे पहले धार्मिक कर लगाया। सबसे पहले अगर धार्मिक कर लगाने वाला है, जजिया कर लगाता है वो। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन सा कर लगाता है? जजिया। ठीक है, क्या लगाता है? जजिया कर लगाता है मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले धार्मिक कर, जजिया कर कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, तो देखिए, मामला ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला अरब आक्रमण होता है। ठीक है, देखिए आपका अब ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम सही कर दे तो आपका चौथा सही होगा। ठीक है, चौथा एकदम सही, एकदम मोहम्मद बिन कासिम आपका क्लियर हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों में सबसे पहला आक्रमण किया। ठीक है, फिर उसके बाद 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम खुद करता है और उस समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन रहता है। ठीक, तो दोनों में जब युद्ध होता है तो दाहिर हो जाता है पराजित। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सिंध विजय के बाद ही मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम क्या किया? जजिया कर लगा दिया। ठीक है, ठीक, जजिया कर लगाता है, एकदम क्लियर। अब देखिए, लास्ट में चीजें ये होती हैं कि जब अरब आक्रमण होता है भारत पर इतना बार, तो चीजें ये है कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारत के सांस्कृतिक जनजीवन पर पड़ता है अरब आक्रमणों से। ठीक है, अरब आक्रमणों से भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव सांस्कृतिक जनजीवन पर पड़ता है। ठीक है, तो यहीं से मोहम्मद बिन जो है कासिम की चीजें होती हैं समाप्त। अब देखिए, आगे क्वेश्चन भी है इनसे, आपको एकदम सब कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि जो है, जो मेन मेन फैक्ट्स है मैंने आपको सब बता दिया है।
ठीक है। अब चलेंगे आगे कि अरबों ने सिंध सिंध ठीक है, ना कि सिंधु, सिंध पर कब विजय प्राप्त की, पीछे बताया आपको 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध सिंध पर किसका शासन था, ये जाहिर नहीं हो जाएंगे भैया, यहाँ पे हो जाएंगे कौन, दाहिर हो जाएंगे। ऑप्शन है एकदम क्लियर, महमूद गजनवी आ जाता है भाई। अब आता है महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी आता है। तो देखिए इसका मामला क्या है, अब आप इसको चीजों को समझेंगे कि 998 से, ठीक है, 998 से 1030 ईस्वी तक जो है महमूद गजनवी का शासन रहता है। कब, 998 से 1030 ईस्वी तक, ठीक। तो इसमें चीजें देखिए बहुत है, आप समझिए कि महमूद गजनवी आया कैसे यहाँ पर। तो 962 ईस्वी में, ठीक है, 962 ईस्वी में एक अल्पतगीन, ठीक है, एक अल्पतगीन अलप्त, ठीक है, अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति होता है जो गजनी में गजनी एक जगह है, गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करता है। कौन, अलप्तगीन। फिर उसके बाद होता है कि 977 में, 966 की बात आई, फिर 977 ईस्वी की जब बात करेंगे तो एक उनका दास होता है सुबुक्तगीन, ठीक है, दास होता है अलप्तगीन का, दास होता है सुबुक्तगीन। क्या नाम है, सुबुक्तगीन, ठीक है, होता है ये सुबुक्तगीन। और ये इसका होता है दास, और दास के बाद हो जाता है इसका दामाद, ठीक है, इसका जो है हो जाता है दामाद, और यही जो है फिर गद्दी पर अधिकार कर लेता है, ठीक। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो है सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है, तो सुबुक्तगीन का ही पुत्र जो है महमूद गजनवी होता है। तो वही महमूद गजनवी आया ना, महमूद गजनवी, भाई पता तो होना चाहिए कि महमूद गजनवी है कौन, किसका बेटा है, कैसे आया, कैसे चीजें हुई। तो महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 27 वर्ष की अवस्था में 998 में, ऊपर हमने आपको बताया है ना यहाँ पे 998, तो 998 ईस्वी में जो है क्या होता है, यहाँ का शासक बन जाता है। कौन, महमूद गजनवी, ठीक। अब देखिए, अगर देखें तो महमूद गजनवी को कुछ उपाधियां दी गई हैं, जो है बागदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को उपाधि दी है यामीन उद दौला की। क्या है, यामीन उद दौला। तो यामीन उद दौला का अर्थ पता है क्या होता है, साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, यामीन उद दौला, ठीक है, यामीन उद दौला, ठीक। इसकी क्या होती है उपाधि, इसका अर्थ होता है कि साम्राज्य की दक्षिणी भुजा। और एक उपाधि होती है अमीन उल मिल्लाह, अमीन, वो यामीन होता है, ठीक है, ऊपर वाला यामीन है, ये अमीन है, ठीक है। क्या है इसका, अमीन उल मिल्लाह, अमीन उल मिल्लाह, क्या हो जाएगा, अमीन उल मिल्लाह, इसको क्या कहेंगे, धर्म संरक्षक, ठीक है। मतलब कि ये इसको उपाधि दिया गया है कि साम्राज्य की दक्षिणी भुजा है और धर्म संरक्षण की उपाधि से मिली थी, ठीक। तो महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी हल हो जाएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन हाँ, सारे जितने भी आक्रमण किया है तो सबका प्रमाण तो नहीं है, ठीक है, सबका प्रमाण जो है नहीं मिलेगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण वो करता है। तो भारत पर महमूद ने 999 से ही आक्रमण करना प्रारंभ किया। उसका क्या होता है, 998 से 1030 इसका है, ठीक है। तो 88 है ये, सॉरी, हाँ, नहीं 98 है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा 998, और उसके बाद ये 999 से ही 999 ईस्वी से ही ये जो है आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, चीजों को देखेंगे। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया,
तो देखिए 1001 ईस्वी में एक हिंदू शाही राजा जयपाल होते हैं। तो जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। फिर उसके बाद इसमें यही होता है कि जयपाल की हो जाती है पराजय। तो जयपाल है यहाँ पे जी, ऑप्शन सी जयपाल, और ये हो जाते हैं पराजित। ठीक है, पराजित हो जाते हैं और महमूद गजनवी की विजय हो जाती है। ठीक है, ठीक। और देखिए यहाँ पे महमूद गजनवी जो होता है, तो इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य खाली धन को लूटना होता है। धन की लालसा, इसको धन ही लूटना होता है, और कोई उद्देश्य नहीं कि यहाँ पर हम अपना साम्राज्य करें, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको उपाधि भी दी गई है, मतलब कहा गया है कि उपाधि नहीं, एक तरह से बस एक आदमी बोलता है ना कि भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा, क्या कहा गया है, लुटेरा है ये, क्या लुटेरा है, लुटेरा बोला गया है। ठीक, मूर्ति भंजक कहा गया है, क्या मूर्ति भंजक कहा गया है। ठीक है, एकदम क्लियर। तो अब चलेंगे आगे, चीजों को समझेंगे। और देखिए इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण जो है, 17 बार आक्रमण तो किया है, सबसे ज्यादा उल्लेखनीय आक्रमण है तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर का था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का था। ठीक है, सबसे भयानक जो है गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, बता ही दिया हमने आपको, गुजरात में है। ये सबसे भयानक था। ठीक है, और वहां का शासक, जब यहाँ पे आक्रमण हुआ तो वहां पे शासक कौन था, भीम प्रथम। भीम प्रथम वहां का शासक रहता है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया, आपका एकदम, आपको तो पता ही है भाई, एकदम महमूद गजनवी। देखिए ये गजनवी नहीं यहाँ पे लिखा गया है, चलिए हम लिख देते हैं महमूद गजनवी। थोड़ा सा टाइप पे आप न जाया करिए, ठीक है। महमूद गजनवी, ठीक, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने। ठीक, और देखिए महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण होता है 1027 में। इसका तो 1030 तक ही है, तो 1027 ईस्वी में इसका ये है जो है अंतिम, अंतिम आक्रमण होता है। किसके लिए, किसके प्रति होता है, जाटों के विरुद्ध होता है। किसके, जाटों के विरुद्ध। उसके बाद तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु ही हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, 1030 में ही ये भैया मर जाते हैं, महमूद गजनवी। ठीक है, ओके। और देखिए अलबरूनी का नाम आपने सुना ही होगा, जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ही भारत आया था। अलबरूनी आपको पता है, जो कि उसकी पुस्तक है किताबुल हिंद, है ना। तो वही जो है किताबुल हिंद जो है उसकी पुस्तक अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के शासन में ही भारत जो है आया था। ठीक, चलिए क्लियर। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। पुनर्निर्माण भैया किसने किया, पुनर्निर्माण जो है किसने किया था। ठीक, भीमराज प्रथम, ठीक, भीमदेव, मूलराज, जयसिंह, सिद्धिराज। तो देखिए ये भीमदेव जो थे, भीमदेव ने ही जो है इसका पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, भीमदेव ने ही इसका पुनर्निर्माण किया था। ओके, अब चलेंगे आगे। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, आक्रमणकारी कौन थे, गजनी, गौरी के, अरब के, या सभी। तो आपको तो पता ही है कि ये जो अरबी थे इन्होंने ही पहले आक्रमण किया था, मुस्लिम आक्रमणकारी अरब ही थे। ठीक, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। देखिए सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, फारस, गजनी, लाहौर, अरब। तो ये सुल्तान महमूद जो है ये कहाँ का था, गजनी का था, गजनी का शासक था। ठीक, चंगेज खान का मूल नाम क्या था, चंगेज खान का ये था तेमुचीन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तेमुचीन था। ठीक, अब चलेंगे आगे। मोहम्मद गौरी, अब देखिए बात आती है मोहम्मद गौरी की। अब इनके बारे में भी कुछ जानेंगे हम लोग, क्योंकि भाई सबके बारे में जानना ही चाहिए। तो मोहम्मद गौरी का शासन काल देखिए 1175 से
ठीक है, 1175 से 1206 ईस्वी तक चला। ठीक, 1175 से 1206 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो ये थे क्या, कौन थे, मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन, ये गजनी के अधीन था और गौर प्रांत का शासक था। कौन था, गौर प्रांत का शासक, गौर प्रांत का कौन था, ये शासक था। ठीक है, गौर प्रांत का शासक था और वह संसबनी वंश से संबंधित था। क्या था, संसबनी। देखिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जानना भी जरूरी है। संसबनी वंश से ये क्या था, संबंधित था। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अगर आपको बताएं तो इसके युद्ध के बारे में हम जानेंगे। तो तराइन का युद्ध हुआ प्रथम, जो 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। क्या आपको बताते चले, नहीं तो आप भी कहेंगे कि लिख नहीं रही हैं। तराइन का अगर प्रथम युद्ध की बात हम करेंगे तो 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ, किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जहां पर मोहम्मद गौरी हो जाता है पराजित, पराजित हो जाता है मोहम्मद गौरी। फिर आता है द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। कब होता है, 1192 ईस्वी में दोबारा तराइन का युद्ध होता है जिसमें गौरी की विजय हो जाती है। ठीक है, इसके युद्ध के बारे में जान लीजिए, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं जानना है इनके बारे में। ठीक है, फिर आता है चंदावर का युद्ध। क्या होता है, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। तो इसमें क्या है कि राजा जयचंद और गौरी के बीच युद्ध होता है और फिर गौरी की हो जाती है विजय। क्या होता है, गौरी विजयी हो जाता है। ठीक है, ठीक, एकदम क्लियर। तराइन के पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, दूसरे युद्ध में गौरी की विजय हो जाती है। फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, तो गौरी जो है जयचंद को हराकर विजय हो जाता है। ठीक, ठीक है, एकदम क्लियर। और फिर देखिए लास्ट में ये आता है कि मोहम्मद गौरी अपने राजा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन को सौंप कर गजनी वापस चला गया। यहाँ पे उसके मरने का यहाँ वर्णन नहीं है। देखिए यहाँ पे ये चीज है कि गुलाम कौन था, सेनापति उसका कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। उसे जो है सब साम्राज्य जो उसका था, जो जो उसने जीता था, तो वो कुतुबुद्दीन को सौंप कर वो चला जाता है गजनी। ठीक है, एकदम आपको एकदम सब क्लियर हो गया होगा मोहम्मद गौरी के बारे में, सब क्लियर। ठीक है, हाँ, अभी क्वेश्चन पे आते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। ठीक है, 2 बार युद्ध होता है, युद्ध हुआ जिसमें कि दूसरी लड़ाई जब हुई पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, दूसरी बार जो है हार जाते हैं, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। वो जो है कौन सा युद्ध था, यही कहना चाह रहा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ। और वो कौन सा युद्ध है जिसमें पहली बार मोहम्मद गौरी हार जाता है और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो आपको हमने बता ही दिया कि तराइन का पहला युद्ध 1991 ईस्वी में जब होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, फिर दोबारा होता है 1192 और 1992 ईस्वी में जब होता है दूसरी बार लड़ाई, तो दोनों में फिर से जब युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा युद्ध, अभी हमने आपको बताया तराइन का युद्ध। एकदम क्लियर। ठीक है, चलेंगे आगे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, अभी आपको सब पता था, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी, इन लोगों ने कौन सी लड़ाई लड़ी, तो तराइन की। ठीक है, तराइन की, एकदम क्लियर। चलिए चलेंगे आगे। और देखिए अरब
क्या है? अरब जनरल ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। कौन था? ये है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो था। कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने आपको बताया ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं 711 ईस्वी में तो ये तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम होगा ना जी। सॉरी, मोहम्मद बिन, ये यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ठीक, अब चलेंगे आगे की तरफ। देखिए, अब आता है आपका, हमने आपको बताया था कि अरब आक्रमण के बाद कुछ सल्तनत काल में भी थोड़ा बहुत कुछ हम जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सल्तनत काल में सल्तनत काल चलता है 1206 से 1226 तक। ठीक है, चलता है कब जो है 1206 से कब तक चलता है? 1526 तक। ठीक, तो इसमें जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, तो अब हम आएंगे, यह जो है कि दास वंश की स्थापना। दास वंश की स्थापना पहले आता है ना, दास वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि दास वंश की स्थापना कब हुई। तो देखिए, हमने लास्ट में पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी जब विजय होने के बाद जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सब जो है अपना दे देता है, जितना उसने विजयी किया था, जितना जीता था, सब उसको भारतीय प्रदेश उसे सौंप देता है, वो गजनी लौट जाता है। तो उसके बाद ही तो सल्तनत काल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ही सल्तनत काल आ जाता है। फिर यही इसके बाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो आ रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कौन था? दास वंश की स्थापना किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद, चाहे गौरी चला ही गया, वो ठीक है, गौरी चला गया 1206 ईस्वी के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम, या इसे ममलूक वंश भी कहेंगे या दास वंश भी कहेंगे। देखिए, इसकी बहुत सारी नाम है। दास वंश हम बोल दिए, गुलाम वंश भी बोल सकते हैं। देखिए, ये नाम बहुत जरूरी है आपको जानना। या हम कह दें मामलूक, मामलूक वंश कह दें, तो भी ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ये तीनों आपकी एक ही चीज है। ठीक, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या मामलूक वंश की करता है ये स्थापना। ठीक, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी इसने बनाया लाहौर। ठीक है, ये अपनी राजधानी बनाता है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाता है लाहौर में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तुर्की राज्य का संस्थापक। ठीक, और देखिए, एक खासियत थी कुतुबुद्दीन ऐबक में कि सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श, लाख बख्श। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि लाखों में देने वाला, लाखों में दान करने वाले को लाख बख्श कहते हैं। और इसे कुरान ख्वां भी कहते थे। ठीक है, और इसे कुरान कुआं भी कहते थे। ठीक है, एकदम क्लियर आपका। आगे चलेंगे फिर सब देखते चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता ही चल गया, दास वंश, गुलाम वंश और आपका मामलुक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? बिल्कुल ऑप्शन ए आपका क्लियर एकदम सही हो जाता है। ठीक, चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो देखिए, पहले तो गुलाम वंश आता है, तो इन तीनों में देख लेंगे। पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, फिर आता है खिलजी, तुगलक, लोदी। तो यही आपका ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, दिल्ली सल्तनत पहले गुलाम वंश, ममलूक, दास जो भी कहेंगे इससे, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोदी। ठीक, क्लियर। अब देखिए, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था?
तो देखिए 1266 से 1287 इसका एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक, सल्तनत शासक, सल्तनत की ही बात हो रही है कि गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था, तो 1266 में। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ने लाहौर बनाया था, लेकिन लाहौर अपनी राजधानी बनाया था ना, पीछे बताए हम आपको, लेकिन इल्तुतमिश ने फिर दिल्ली बना दी थी, दिल्ली बना दी थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसलिए ये आगे दिल्ली की बात कर रहा है। ठीक, चलिए, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी, तो जो है इसकी भाषा क्या थी, इसकी भाषा थी अरबी। इसने अरबी में जो है किताबुल हिंद जो है लिखा था। ठीक, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई, तो कुतुबुद्दीन जो थे, अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग, फिर तब इनकी मृत्यु कराएंगे। ठीक है, पहले कुछ और भी जान लें। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका एक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ठीक, कौन था, बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी होता है इसका सेनापति। ठीक, उसने नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको कर दिया था ध्वस्त। देखिए किसका सेनापति था, ये चीज क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। किसने, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, दिल्ली में कुव्वत, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक, कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण किसने कराया था, ऐबक ने कराया था। ठीक है, तो अब देखिए, और ये जो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ने ही क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, फिर उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक, तो उसके बाद आता है लास्ट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल मतलब आधुनिक पोलो जिसे कहते हैं से चौगान मतलब चौगान के खेल में घोड़े से गिरने पर 1210 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक, कब होती है, 1210 ईस्वी में, 1210 में ये हो जाते हैं मर जाते हैं। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, चौगान खेलते समय। ठीक, घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर इसकी हो जाती है मृत्यु। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन होता है, आराम शाह। देखिए ये चीज आपको जानना है कि आराम शाह जो है इसका उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, नहीं तो नहीं तुरंत आ जाते हैं सब लोग किस पे, इल्तुतमिश पे, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाता है आपका आंसर, क्योंकि कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी अगर पूछता है तो आप बताएंगे आराम शाह को। इसने हमें एकदम क्लियर तो नहीं याद है, शायद 8 महीने कि कितना दिन उसने जो है 8 महीने कि कुछ ऐसे ही इतने ही दिन तक इसने शासन किया था। फिर इल्तुतमिश आ जाता है, तो इल्तुतमिश तो फिर आराम शाह की हत्या कर देता है, सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे आगे देखते चलेंगे। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था, कौन सा था, आपको तो पता ही है, गुलाम वंश। ठीक है, एकदम क्लियर, गुलाम वंश। ठीक, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। अब देखिए कौन सी मस्जिद थी जो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, तो ये तो कुव्वत उल वाली है। हाँ ये वाली, देखिए यहाँ पे कुव्वत नहीं लिखे, सॉरी है, यहाँ से ये कट होगा। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ओके, एकदम क्लियर। चलिए
1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने ऑप्शन बी जयचंद को हराया था। ठीक है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार जो है 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत, मतलब किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का जो है नाम रखा गया है? वहीद अशरफ साबित कलियारी बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक। बख्तियार काकी के। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत की किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? ये संस्थापक हो जाएगा। ठीक है। संस्थापक फिरोज शाह तुगलक कुतुबुद्दीन ऐबक, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी नींव रखी थी। ठीक। भले इसको पूरा कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। किससे? रजिया सुल्तान जो थी, ममलूक खिलजी, ये तो पता ही है। कुतुबुद्दीन अगर आ गया तो ममलूक, दास, गुलाम जो आ जाए सब सही। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? सिजदा प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन और रजिया सुल्तान। तो देखिए गयासुद्दीन। ठीक। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये आपको ये पता ही है कि किसने बनाया था। जी बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए आपको, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? हमने आपको बता ही दिया है कि इल्तुतमिश ने जो है कि अपने सल्तनत की राजधानी दिल्ली, कहाँ? दिल्ली, दिल्ली स्थापित की। क्योंकि पहले तो लाहौर में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ने। लेकिन जब ये इल्तुतमिश आया तो इसने दिल्ली बना दिया। ठीक। अब हम कुछ जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है। इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासन चला। ठीक है। 1210 से 36 ईस्वी तक। ठीक। 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन चलता है। ओके। इल्तुतमिश का शासन कब तक चलता है? 1210 से 1236 ईस्वी तक। ठीक। और आराम शाह कौन था जो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी होता है? तो इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या कर देता है। ठीक। उसके बाद सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था और फिर उसका दामाद बन गया। देखिए इसमें सब ऐसे ही होते हैं कि गुलाम रहते हैं पहले, बाद में उसके बाद दामाद बन जा रहे हैं। और ये इलबरी तुर्क था। ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएं कि अगर कहें कि दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। ठीक। चलते हैं आगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? ये एक मस्जिद है। ठीक। ये क्या है? ये एक क्या है? ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक क्या है? मस्जिद है। ठीक। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा या तीर्थयात्रियों का राजकुमार? तो देखिए इसका बात ये है कि ये ऑप्शन ए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ये कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। गुलामों का गुलाम इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो है ये कुतुबुद्दीन जो है कि ये किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। ठीक है। गौरी का गुलाम जो है, देखिए गौरी का गुलाम कौन बना? कुतुबुद्दीन। ठीक। कुतुबुद्दीन। और फिर कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन बनता है? इल्तुतमिश।
तो इसीलिए ये गुलामों का गुलाम, इसीलिए इसे कहा गया है ये गुलामों का गुलाम। ठीक। उसके बाद देखिए, ये आपको पता ही चल गया कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में जो है बनाया था। ठीक। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। कितनी? 5 मंजिल है। ठीक है, इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अगर नियमित मुद्रा नहीं पता होगा तो ये दिल्ली को प्रथम, ये साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी हमने आपको पीछे जो है बताया था। ठीक। इल्तुतमिश ने अपने लिए पता है वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी और तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। ठीक है, जिसे ये जो गुलाम अमीरों की टुकड़ी जो था उसे ही तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। क्या? चालीसा, तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। ठीक। और इल्तुतमिश ने ही सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए। कौन से? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। टां क्या बोला है कि चांदी का टंका, चांदी का टंका, ठीक है, और चांदी का टंका और तांबे का जीतल। क्या हो जाएगा? तांबे का जीतल। इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। ठीक, एकदम क्लियर। और इल्तुतमिश को भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। ठीक है, और देखिए फिर 1236 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक, इल्तुतमिश का काम हो जाता है खत्म 1236 में। इल्तुतमिश की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? ये तो क्लियर ही है आपका। किससे है? इल्तुतमिश की बेटी रहती है ना ये। तो इसका जो है संबंध दास दास गुलाम राजवंश से था। ठीक है, अगर इसके बारे में हम बोलें तो इसका शासन जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक पड़ा था। ठीक है, इसका जो है शासन, रजिया की बात करेंगे तो 1236 से 40 ईस्वी तक ये रजिया सुल्तान ने जो है शासन किया था। तो इसे रजिया जो है पूरे मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक, जिसने जो है कि पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा मतलब कोट और कुलाह मतलब टोपी धारण कर शासन का कार्य संभाली। ठीक है, और इसने जो है रजिया ने 3 वर्ष तक, 3 साढ़े 3 वर्ष तक जो है रजिया ने शासन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रजिया को 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास जो है क्या होता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। कब? 1240, तभी ना यही अंतिम यही चीज हो जाता है। 1240 में इसकी हो जाती है मृत्यु, रजिया की। ठीक, कब होता है? और डाकुओं के द्वारा, कैथल के पास डाकुओं के द्वारा इसकी कर दी जाती है हत्या। ठीक, यहीं पे हो जाता है इसका जो है